हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को पूरी तरह से कन्वर्जन करना सिखा दिया था और एग्रीगेट्स क्या होता है वो आप लोगों ने सीख लिया। अब आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वन शॉट के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, वो भी तीनों के तीनों मेथड से। तीन मेथड होते हैं, इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड हमारा क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। और 100% आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का, कितने का बेटा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने ही वाला है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, और जब पूरा देख लोगे तो अपने आप आपको पूरा का पूरा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने आ जाएगा और आपका 4 नंबर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इनकम मेथड से और करके देखेंगे कि कैसे नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के बेटा जी 3 मेथड होते हैं। तो 3 मेथड में जो सबसे पहला मेथड होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसको हम लोग नेट प्रोडक्ट के नाम से भी जब वो जानते हैं, नेट प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है बेटा आपका इनकम मेथड। ठंडी है एकदम, हाथ जो है ठंडा गया है, लिखने में भी जो है लिखा नहीं जा रहा है। इनकम मेथड, आप लोगों की तरफ क्या हालचाल है, ठंडी पड़ रही कि नहीं पड़ रही है बताना। और लास्ट है बेटा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड है। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड की हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो बेटा आपका आंसर सेम आएगा, कहीं वाइवा वगैरह हो आपको इकोनॉमिक्स का और एग्जामिनर आपसे पूछ ले क्या आंसर तीनों से सेम आएगा क्या अलग आएगा, तो याद रखना तीनों ही मेथड से आपके आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम मेथड, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा पढ़ाऊंगा वैल्यू एडेड मेथड। आपको तीनों की तीनों वीडियो एक दिन के अंदर मिलेगी, ये नहीं कि 3 दिन में। ठीक है, तो कल ही आज ही आपको तीनों वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से सीख लेना। पहले मैं आपको बताता हूँ इनकम मेथड आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी आपकी उसमें एक्सपेंडिचर, और तीनों अलग अलग मेथड है, तीनों को देख लो डिटेल में, गारंटीड आपके मार्क्स 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो इनकम मेथड से जब भी करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो इनकम मेथड में सबसे पहले कुछ चीजें आती हैं, यार समझ लो। पहले एक तो सबसे पहले आता है आपका रेंट। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आपका आता है मान लो प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपका आएगा दूसरे पे रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, तीसरे नंबर पर बेटा आपका आएगा, इसको ऐसे कर लो, रेंट रॉयल्टी। फिर आपका आएगा यहाँ पर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आपका आएगा बेटा मिक्स्ड इनकम, और सबसे लास्ट नंबर पर बेटा आएगा, इसको रफ कर दिया जाए, सबसे जो लास्ट आएगा वो है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये 5 हैं जो आपके इनकम मेथड के अंदर आते हैं। सर ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो समझो बात को, 5 आपको अलग अलग चीजें दी रहेगी, लिस्ट दी रहेगी कि प्रॉफिट रहेगा, रेंट इतना है, रॉयल्टी इतनी है, इंटरेस्ट इतना है, इतना है, ये सारी चीजें दी रहेगी। तो इनकम मेथड में जो आप इनकम कर सकते हो ना, तो ये 5 तरीके से इनकम होती है। पहली जो इनकम होती है बिजनेस में, जब आप प्रॉफिट कमाते हो, क्या करते हो बिजनेस में, जब भी आप लोग कभी भी प्रॉफिट कमाते हो ना, तो वो होती है एक इनकम। दूसरी होती है बेटा रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट जैसे आपकी कोई जमीन है, आपका मकान है, आपने किराए पे दिया है, आपको रेंट मिल रहा है। रॉयल्टी आपकी कोई मान लो कोयले की खदान है या कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ से आपको रॉयल्टी का पैसा मिल रहा है। बस रॉयल्टी में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रॉयल्टी लिखा हुआ आएगा, आप इतना समझ लो इनकम मेथड का पार्ट है बस। उसके बाद मेरा तीसरी चीज़ है इंटरेस्ट। क्या है इंटरेस्ट, मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
नंबर 4 मिक्स इनकम। मिक्स इनकम के अंदर आता है डॉक्टर की हो गई सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीए हो है ना, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, मिक्स इनकम के अंदर आ गया। और लास्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब बेटा ये होता है कि जितने भी लोग हैं जो किसी के अंडर में जॉब करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी, जैसे वेजेस हो गया है ना, सैलरी मिल रही है महीने भर काम करने पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो आपके बॉस, जो आपके ओनर होते हैं कंपनी के, वो आपको सैलरी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इनकम आपकी 5 तरीके से मिलती है, समझ रहे हो ना। एक तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट के रूप में, दूसरा रेंट और रॉयल्टी की तरह से, तीसरा इंटरेस्ट से, चौथा मिक्स इनकम जिससे जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, और पांचवा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आप किसी के अंडर में जॉब करते हो। और कोई अगर इनकम होती हो तो भाई बताओ, अगर आपकी नजर में हो तो। ये 5 तरह से इनकम होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ प्रॉफिट के अंदर कुछ चीजें आती हैं, उसको आप लोग लिख लो, ठीक है। सबसे पहले आती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की जगह आपकी बुक में लिखा है इन लोगों ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो डिविडेंड, ठीक है। दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे जैसे बना रहा हूं ऐसे वैसे लिखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और जो बेटा सबसे लास्ट होता है वो होता है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये 3 चीजें हैं जो प्रॉफिट का पार्ट है। मान लो पेपर में आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है प्रॉफिट 1000, तो फिर इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट ना लिख के आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भैया डिविडेंड आपका 1000 है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका 500 है, और कॉरपोरेशन टैक्स आपका 200 है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, यानी कि 1700, तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है तो इसका कोई काम है ही नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट ना देके आपको ये दिया है तो आप सबको ऐड करना, तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। रफ करूं, ठीक है सर रफ कर दीजिए। भैया रफ कर दिया। तो ये 3 चीजें हैं, इस के बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट लिखो, नहीं दिया तो इन तीनों को दिया होगा, इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक। उसके बाद लास्ट होता है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये सेम नॉर्मल लिखा रहेगा। और लास्ट में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर भी कुछ चीजें आती हैं भाई, उसको लिख लो। सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। दूसरा होता है वेजेस सैलरी का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, कंपनसेट कर रहे हो एम्प्लॉइज को उनकी सर्विस के लिए। एक तो आप वेजेस से सैलरी देते हो, दूसरा होता है काइंड्स ऑफ वेजेस। इसका मतलब वेजेस के फॉर्म में आपने कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिया, मतलब किसी भी तरह से आप एम्प्लॉइज को पैसा दे रहे हो, ठीक है। पैसा ना देके कोई गिफ्ट दे रहे हो, है ना, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, वो हो गया अलग अलग फॉर्म में। और लास्ट होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय प्रोवाइड बाय, लिख लो, प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर्स। समझे कि नहीं समझे, मतलब वेजेस एंड सैलरी, काइंड्स ऑफ वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर्स, ये चीज भी आती है आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स का। मतलब इसका मतलब क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब जैसे पेंशन दे रहे हो, है ना, कोई बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, या डॉक्टर आप अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हो, उनका इलाज करा रहे हो, मतलब एम्प्लॉयर्स की तरफ से, एम्प्लॉयज नहीं बॉस की तरफ से, ओनर। देखो एम्प्लॉयर्स याद रखना, पेपर में एम्प्लॉयज लिख के तो भूल जाना। अगर एम्प्लॉयर्स कोई पैसा दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, कोई भी किसी भी तरह की स्कीम दे रहा है, तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। माइंड में अपने सेट कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये 5 चीजें रहेगी जिनकी हेल्प से, अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो ये रहेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं दिया रहेगा तो ये सारी चीजें रहेगी, इसको ऐड करके आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लोगे। और जब आप ये सारी चीजें निकाल लोगे तो आपको मालूम चलेगा क्या, एनडीपीएफसी, क्या मालूम चलेगा, एनडीपीएफसी। क्या मतलब सर, बेटा मान लो एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया,
जिसमें लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका है 3000, फिर लिखा है रेंट एंड रॉयल्टी मिला के है, समझने की लिख रहा हूँ खाली 2000, फिर आपका लिखा है इंटरेस्ट है 1000, मिक्स इनकम है आपकी 500 और लास्ट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है 100। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो और आपसे बोल रहा है कि भैया आप लोग निकालो एनएनपीएफसी। क्या निकालो? कैलकुलेट करना है, इसमें से लिख के दिया कैलकुलेट एनएनपीएफसी, इस तरह से। अब ये बताओ, अभी तक तो कन्वर्जन में आपको पता था कि आपको अगर कोई भी एक कन्वर्जन मालूम हो गया, मतलब आपको कोई भी एक एग्रीगेट मालूम चल जाए, मान लो आपको ये पता है जीडीपी एमपी, तो क्या आप ये निकाल दोगे एनएनपीएफसी कन्वर्ट करके? लेकिन आपको भी कोई एग्रीगेट नहीं पता है, आपको ये सारी चीजें पता है, ये दिख रहा है, ये सबको आप कुछ पता है। अब इसकी हेल्प से आप निकालोगे क्या? एनडीपीएफसी। इनकी मदद से आप क्या निकालोगे? एनडीपीएफसी। वो आपको मालूम चल जाएगा। कैसे? देखो, ये आपको निकालना है एनएनपीएफसी, तो पहले आप निकालोगे इसकी हेल्प से एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी इक्वल टू, भाई सब कुछ है तो नॉर्मल ऐड करना है। तो प्रॉफिट है 3000, फिर है 2000, फिर 1000, फिर 500, फिर 1000, सबको ऐड करेंगे। 3 2 5 1 6 65 75 7500। ये क्या आ गया बेटा? आपका एनडीपीएफसी। क्या आ गया? एनडीपीएफसी। तो इन सारी इनकी मदद से आप निकाल लोगे एनडीपीएफसी, और पूछ रहा है आपसे एनएनपीएफसी। तो अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको निकालोगे एनएनपीएफसी यहां से, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कन्वर्जन। तो एनएनपीएफसी निकालना है, तो एनडीपीएफसी आपने निकाल लिया, तो आप यहां पे लिखोगे एनडीपीएफसी। अब नेट से नेट सेम, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो क्या होगा? प्लस एनएफआईए। कोई बच्चे ने वीडियो नहीं देखी कन्वर्जन वाली तो भाई पहले देख के आओ। फिर पी से पी कुछ नहीं, एफसी से एफसी कुछ नहीं, तो एनडीपीएफसी की वैल्यू है 7500 और एनएफआईए की वैल्यू मान लो है, क्वेश्चन में गिवन रहेगी, मान लो है 200, तो यहाँ पर लिखो 200, तो कितना आएगा? 7700। दिस इज योर एनएनपीएफसी। समझ में आया? तो इसीलिए कन्वर्जन सिखाया था बच्चा मैंने आपको पहले। तो कहने का मतलब इन सब की हेल्प से बेटा जी आपको मालूम चल जाएगा क्या? एनडीपीएफसी। इनकी हेल्प से आप कहां पहुंचोगे? एनडीपीएफसी निकालोगे। और जब एनडीपीएफसी आपको मालूम चल जाएगा तो आपसे कुछ भी पूछे, अगर मान लो एनएनपीएफसी की जगह पे आपसे पूछा होता कि भैया जीडीपी एमपी निकाल दो, कन्वर्जन कर देते, जो भी होता। अगर एनएनपीएफसी बोलता, निकाल देते। कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, क्योंकि भैया आपको कन्वर्जन करने आता है। नहीं आता है, पुरानी वीडियो को देखो, समझ जाओगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो इन सब की हेल्प से आप निकालोगे एनडीपीएफसी। ठीक है, तो यहाँ बेहतरीन सा आपके लिए बना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो, तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो इनकी सबकी हेल्प से आप कहां पहुंचोगे? पहुंचोगे आप भाई एनडीपीएफसी पे। कहां पहुंचोगे? एनडीपीएफसी पर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो एनडीपीएफसी पहुंच जाओगे। बाकी अपना काम आपको करने आता है, हंसते खेलते अपना काम कर जाना। अब इतना कुछ करने के बाद अब आपको लिखवा देता हूं फॉर्मूला नेशनल इनकम से, इनकम मेथड से निकालने का। है तो यही फॉर्मूला, लेकिन एक चीज देखो। अच्छा, कभी आपसे पूछ ले ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, माइंड में सेट करो कि भैया ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। तो जो स्टार्टिंग ये 3 चीज दिख रही है, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें क्या होती हैं आपकी? ये होती है आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब पेपर में से ये है ना, अगर ये ना देख के ये दे दे तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन मान लो लिख के आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस 2000, इसका मतलब क्या? ये और ये तीनों मिला के कितना है? 2000 रुपए। समझ में आ रही बात? ये तीनों चीजें किसके अंदर आती है? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती। इसका स्क्रीनशॉट लिया, ले लिया, रफ करूं?
चलो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, उसको लिखो। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप कहाँ पहुंचोगे, एनडीपीएफसी। तो लिखो एनडीपीएफसी इक्वल टू नेक्स्ट इनकम मेथड से निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लो, ऐसे लिख लो। चलो इनकम मेथड, ठीक है, क्या करोगे, फॉर्मूला यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक। इनकम मेथड इक्वल टू, ठीक है, इनकम मेथड इक्वल टू, सबसे पहले लिखोगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। दिस इज योर फॉर्मूला। क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो इस फॉर्मूले को नोट करो। अब जो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का होगा यहाँ पर आइटम लिखोगे, जो ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम होंगे यहाँ लिखोगे, और जो मिक्स इनकम होंगे वो यहाँ लिखोगे। डेट्स इट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर मैं जल्दी से आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ एक दो ठो, ताकि आपके अंदर माइंड में क्लैरिटी हो जाए अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से देखो, अब स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीन पे कहाँ, मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको एनडीपीएफसी निकालना है। क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालने का मतलब क्या है, आपको इनकम मेथड की हेल्प से आप रेंट रॉयल्टी वगैरह निकालोगे तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, एनडीपीएफसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। क्या बोलते हैं बेटा, एनएनपीएफसी। तो ये भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे एनडीपीएफसी विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड कैसे सर, कहीं लिखा तो नहीं है, तो कुछ चीजें लिखी इसमें, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर्स। क्या ये सारी चीजें अभी जो मैंने लिखवाई थी, रेंट रॉयल्टी, वो सारी चीजें इसमें थी कि नहीं थी, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, थी ना। तो इससे आप पहचान जाओगे कि हाँ ये है। बाकी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इनकम मेथड से करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो फिलहाल अभी देखो कैसे करना है। अब ये आप लोग बहुत सी चीजें आपको दी हुई है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, इनकम मेथड से निकाल लो, तो फॉर्मूला लिख लो। उसका फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी निकलता है। तो एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या चीजें आती है इसके अंदर, सबसे पहले आता है बेटा कॉर्पोरेशन, सबसे पहले आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर बेटा इसके अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, याद है। फिर आपका आता है सबसे लास्ट में बेटा इसमें मिक्स्ड इनकम। क्या आता है बेटा जी, मिक्स इनकम। ये तीन चीजें आती हैं। फ्रेम में पूरा है कि नहीं पहले ये मुझे बता दो, हाँ क्लियर है। तो ये सारी चीजें आती हैं, जी सर आती हैं। तो अब इसमें देखो कौन किस में जाएगा, कौन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, कौन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में, कौन जाएगा मिक्स इनकम में। याद है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या था, लिखा था कि अभी नहीं लिखा था, स्क्रीनशॉट लिया था। कंपनसेशन एम्प्लॉइज में क्या जाएगा, वेजेस एंड सैलरी, काइंड्स ऑफ वेजेस, और कंट्रीब्यूशन स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉइज। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, रेंट एंड रॉयल्टी जाएगी, और साथ ही साथ क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, है ना। और प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो डिविडेंड होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स होगा, वो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। याद कर लो इस चीज को, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एनडीपीएफसी निकलेगा विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी किसके अंदर जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, ऑपरेटिंग सरप्लस में, या फिर मिक्स इनकम में, जल्दी से बताओ, मुझे तो पता है भाई। तो वेजेस सैलरी किस में जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। कितना दिया हुआ है, 1000। यहाँ पर मैंने 1000 लिख लिया। आप लोग 1000 मत लिखना डायरेक्ट, आप लोग पहले उसका रीजन लिखना, वेजेस एंड सैलरी, इस तरह से, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, रेंट। अब बताओ रेंट किसके अंदर जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, ऑपरेटिंग सरप्लस में, कि मिक्स इनकम में। सर याद है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस, सर रेंट तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जाता है। थोड़ा सा स्पेस दो, और रेंट कितना है, 100, यहाँ पर लिख लिया भाई, ठीक है। फिर उसके ऐसे थोड़ा छोटा छोटा लिखो, मैंने में स्पेस नहीं, आप लोग थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना, ठीक है। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट किस में जाएगा, बताओ जल्दी से, ऑपरेटिंग सरप्लस की कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इंटरेस्ट जाएगा बेटा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो कितना हो गया, 130, जी सर। फिर बेटा क्या है, नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट।
नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, क्या ये कहीं पर लिखा था फॉर्मूले में? जल्दी से सोच के बताओ, नहीं लिखा था। दिस इज ओनली फॉर कंफ्यूजन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसको इग्नोर करना है। आगे, कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर्मूले में था? जी सर था। कहाँ था कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर्मूले में, जल्दी बताओ? ऑपरेटिंग सरप्लस में, प्रॉफिट के नीचे। तो कॉर्पोरेशन टैक्स में जाएगा आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में, यहां पर लिखो +50। ठीक है, फिर क्या था? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर्स, मैंने कहा था एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉयज, यहां पर क्या लिखा है? एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने का? 200 रुपए का। कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा। कितने का कर रहे हैं भाई? 200 रुपए का, है ना? तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। उसके बाद क्या है? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयज, क्या लिखा है? एम्प्लॉयज। मैंने क्या कहा था? एम्प्लॉयर जाएगा, एम्प्लॉयज नहीं जाएगा, इग्नोर करना है। फिर डिविडेंड, डिविडेंड किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का। कितना है? 100, तो यहां पर 100 लिख लो। फिर भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, +20 लिख लो। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि 0 है। मिक्स इनकम भी आपको दिया नहीं, कहीं पर मिक्स इनकम दिया था? इसमें मिक्स इनकम कहीं नहीं दिया है, यानी कि मिक्स इनकम भी आपकी 0 है। लिखो तो 0, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 1000 + 200 था ना। ठीक है, और कुछ तो आपको कहीं से दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो आप सबको ऐड कर लो। कितना आएगा? 1200 ऐड किया तो कितना हो गया? 1200। फिर 100 ऐड किया तो कितना हो गया? 1300। 13, 14, 14, 30, 1480, 1580, 1600। कितना आएगा? 1600। और यहाँ पर यूनिट आपको दिया रहेगा, जो कि इसमें दिया है इन करोड़। ये जो भी चीजें हैं ना, यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है इन करोड़, मतलब करोड़ में। तो कितना आया आपका एनडीपीएफसी बेटा? 1600 करोड़ आपका क्या आएगा? एनडीपीएफसी। यहां तक समझ में आया कि नहीं? आंसर देख लो, सही है? हाँ सही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ना? अब एनडीपीएफसी निकल आया, आपसे बोला है नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं सर? नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी में आपको निकालना है, तो एनएनपीएफसी में आपको एनडीपीएफसी पता है आपको, तो यहाँ पर लिखो एनडीपीएफसी, लिख लिया। कन्वर्जन आपको आता है भाई, नेट से नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो प्लस होगा एनएफआईए, एनएफआईए, तो यहाँ पर लिखो प्लस एनएफआईए। फिर पी से पी कोई मतलब नहीं, एफसी से एफसी कोई मतलब नहीं, तो एनडीपीएफसी कितना है? 1600। अब बताओ एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहीं क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है? जी सर गिवन है। सर गिवन तो है, लेकिन 0 ही गिवन है, तो यहां पर क्या लिख दोगे? 0। अगर भैया 100 होता तो लिख देते 100, 10 होता तो 10 लिख देते, 0 है तो 0 लिख दिया, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1600 करोड़। कितना आएगा? 1600 करोड़ एनएनपीएफसी भी आपका आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके माइंड में अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अब देखो, एक दो क्वेश्चन आपके दिए हैं ये प्रॉब्लम में, और सैंपल मतलब न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल में, और बाकी एक दो क्वेश्चन इसी तरह के आपको दिए हुए हैं बैक क्वेश्चन में। तो आपको इसको जाके बुक से लेके अच्छे से लगाना है। अच्छा, बहुत से बच्चे जितने भी हैं आईएससी की बुक सबके पास है, फ्रैंक पब्लिकेशन की बुक सबके पास है। तो शुरू में आपसे बोल रहा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालने के लिए, तो पेपर में पूछता वगैरह नहीं है, तब भी आपको बहुत मन करे तो आप क्वेश्चन लगा लेना उसके, ठीक है। नहीं तो आपको शुरुआत यहाँ से करना, जो मैंने बताया है। प्रॉब्लम 16 लगाओगे, प्रॉब्लम 17 ट्राई करोगे, फिर बैक क्वेश्चन में जाओगे, इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया है 16 17 पे, उसको लगाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी जिसमें मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताऊंगा। वो एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, साथ ही में इनकम और एक्सपेंडिचर की क्वेश्चन एक ही में आता है तो कैसे करना है, वही सेम तरीका है, डर मत जाना, वही सेम तरीका है, बस आइटम्स आपको थोड़े ज्यादा दिए रहेंगे, आप निकालोगे इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड का, और आंसर आपका क्या? सेम। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा वो है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए बेटा जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले
ठीक है। आप एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आप लिखोगे प्राइवेट कैपिट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या करोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखोगे, हमारे जो प्राइवेट पीपल के जो खर्चे हैं वो, फिर गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना बेटा, ठीक है। ये पेपर से भी आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में इनकम मेथड में रेंट रॉयल्टी ये सब लिख के आया था ना, उधर ये भी लिखा हुआ आएगा, बस वैल्यू दी रहेगी, आपको बस ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इतना लेंदी नहीं है, बट प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी आपका काम भर का है, बस बिना वजह लंबा दिखाना है, कुछ अलग दिखाना है, तो ढेर सारा लिख दिया है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे, फिर तीसरी चीज ऐड करोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, उसको ऐड करोगे, और फिर लास्ट में ऐड करोगे नेट एक्सपोर्ट, आपने कितना एक्सपोर्ट किया है टोटल, उसको ऐड करोगे। मतलब ये चार चीजें की आपको वैल्यू दी रहेगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। इन सारी चीजों को ऐड करोगे, और जब आप ऐड करोगे बेटा जी, तो आपको क्या मालूम चलेगा, आपको मालूम चलेगा GDPMP। क्या मालूम चलेगा, GDPMP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जैसे आप लोगों ने रेंट रॉयल्टी वगैरह सबको ऐड किया था, तो आपको क्या मालूम चला था इनकम मेथड में, NDPFC। इसमें इन सारी चीजों को ऐड करोगे तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, GDPMP। और कोई GDPMP से बोलेगा भैया कि आप नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ, नेशनल इनकम कहते हैं NNPFC, तो आपको निकालने आता है, क्योंकि भाई ये आपको GDPMP मिल गया इसकी हेल्प से, तो आप कन्वर्जन कर लेना। कन्वर्जन मतलब ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, P से P वही है, MP से FC। कैसे करोगे, GDPMP मालूम चल गया, आप लिखोगे यहाँ पे GDPMP, ग्रॉस से नेट जाओगे, ग्रॉस से नेट जाओगे तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो प्लस NFI, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P से P कुछ होगा नहीं, सेम है, और MP से FC, FC पे MP जाने पे प्लस NIT, और MP से FC जाने पे माइनस NIT। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, वैल्यू पुट करना और आंसर खटाखट निकाल डालना। ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका। ये पूरा आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखोगे, फिर गवर्नमेंट, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर नेट एक्सपोर्ट, और इन सारी चीजों को ऐड करके आपको मालूम चलेगा क्या, GDPMP। ऐसा आपको दिया रहा है, मान लो 100, 100, 50, 50, तो चारों को ऐड करो, 100, 200, 250, 300, तो 300 क्या आ गया आपका, GDPMP आ जाएगा। और ये जहां पर आइटम दिए रहेंगे इसको लिखना, आपको मालूम चल जाएगा क्या, NNPFC। या फिर NNPFC की जगह पे कुछ भी पूछे, मान लो GDPMP पता आपको, और आपसे बोला GNPFC निकालो, उसका भी कन्वर्जन कर देना, कुछ भी पूछे। अगर आपको एक एग्रीगेट मालूम चल गया तो आप कन्वर्जन किसी का भी निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अब देखो एक दो चीज और होती है इसमें, देख लो पेपर में, आप क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो ये आपको क्या मालूम चल जाएगा इसकी हेल्प से बेटा, GDPMP हम लोगों को मालूम चल गया। अब जब बेटा आपको GDPMP मालूम चल गया, तो उसमें देखो एक चीज है जो थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगी, उसके लिए भी देख लो कहीं पे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कभी कभी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जगह ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है ना, तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आ जाए। कभी क्या लिख के आ जाए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आ जाए, तब क्या करोगे, ठीक है। पेपर में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख के जाएगा तो सिंपल वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड आ जाए, अगर फिक्स वर्ड कभी भी आ जाएगा तो उसमें ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक को। किसको ऐड करोगे बेटा, चेंज इन स्टॉक।
आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा चेंज स्टॉक। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आएगा तो आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी लिख के आएगा, तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू में चेंज स्टॉक को ऐड कर देना तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मालूम चल जाएगा। तो चेंज स्टॉक का यूज कब होगा? जब फिक्स वर्ड लिख के आएगा। अगर फिक्स नहीं लिख के आया तब यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर मान लो कभी भी पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट आ जाए, क्या वर्ड आ जाए बेटा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आ जाए। अगर कभी भी आपका नेट वर्ड लिख के आ जाता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन करके, तो आपको देखो ग्रॉस है क्वेश्चन में, लेकिन क्या लिख के आ गया है? नेट। तो आपको नेट से ग्रॉस जाने आता है कि नहीं आता है? नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन को लेस करते हैं। और नेट से ग्रॉस जाना हो तो डेप्रीसिएशन को ऐड कर दोगे। समझ में आ रही बात? इसको नोट करो, ये समझ में आया। और पेपर में अगर मान लो कभी ऐसे लिख के आ जाए, ग्रॉस की जगह पे यहां पे नेट भी लिखा रहे, नेट और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें आपका दोनों चीज आ गया। देखो एक तो ग्रॉस की जगह पे नेट आ गया और दूसरा आपका फिक्स कैपिटल वाला भी आ गया, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए और आपका क्या हुआ? ग्रॉस की पे नेट लिखा है और कैपिटल फॉर्मेशन ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। तो मैंने बताया था अगर फिक्स्ड वाला होगा तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे, यहां पर ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे भैया? चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करेंगे सर? चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे बेटा। और अगर मान लो आपका नेट दिया हुआ है और नेट से आपको ग्रॉस जाना है तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। नेट से ग्रॉस जाने के लिए ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। अगर आपको ग्रॉस से नेट आना होता तो लेस करते, लेकिन आपको नेट से ग्रॉस जाना है तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे डेप्रिसिएशन को। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना, लिख लो, ताकि फॉर्मूला सामने रहेगा तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ बेटा देखो तो जल्दी से अब स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें करना है। आप पहचानो कैसे सर एक्सपेंडिचर मेथड? पहला तो लिख के आएगा, अगर नहीं लिख के आता है तो इसके आइटम्स को पढ़ना आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से मेथड से करना है। अभी मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बताया था, जिसमें आप लोग सारी चीजें करते हो तो आपको क्या मालूम चलता है? जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी कैसे निकलता है? जीडीपी-एमपी बेटा तब निकलता है जब आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप लोग पेपर में प्लीज पूरा लिख के आओगे प्राइवेट फाइनल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर करके, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस जीडीसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये चार चीजें आप जब ऐड करोगे तो आपको मालूम चलेगा क्या? जीडीपी-एमपी। चलो देखते हैं इसमें आपको वो सारी चीजें दिया है कि नहीं दिया है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कितना दिया है? 900। तो प्राइवेट वाले में कितना लिख दो बेटा? 900 रुपए। अब देखो प्रॉफिट क्या कहीं फॉर्मूले में है? कहीं इसकी जरूरत है? नहीं है, इग्नोर करो। आगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है? 400 गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है फॉर्मूले में? जी सर है। कितना लिखोगे? 400। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो कहीं पर दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कोई काम नहीं है यहाँ पे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यस सर दिया है, पूरा का पूरा वही दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ना फिक्स्ड है ना ही नेट है, तो जितना भी है सेम जाके उतार दो, दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। 250। फिर आगे देखो चेंज इन स्टॉक, चेंज स्टॉक कोई काम है? नहीं है। अगर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता तो चेंज इन स्टॉक का काम होता, बट अभी नहीं है। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA कोई काम है? सर नहीं है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर मैंने पीछे नहीं बताया तो अब लिख लो, याद रखना कभी पेपर में डेप्रिसिएशन लिख के डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसे आपके घर का नाम होगा ना कोई चिंटू, पिंटू, मिंटू, है ना, तो उसी तरह
इसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन का कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन 20 है, कहीं फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन है नहीं है। फिर लास्ट में क्या बेटा, नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट कहीं है फॉर्मूले में, सर नेट इंपोर्ट तो नहीं है, देखो लेकिन सर नेट एक्सपोर्ट है, सर नेट इंपोर्ट नहीं है लेकिन नेट एक्सपोर्ट है। अब क्या करें सर, तो बेटा ये बताओ, आपको इतना तो पता होगा जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो हमने 100 एक्सपोर्ट किया, 100 एक्सपोर्ट किया रुपीस का, और मान लो हम लोगों ने -150 रुपीस का 150 रुपए का इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट ज़्यादा कराया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करो, तो लेकिन एक्सपोर्ट हमने 100 रुपये किया और इंपोर्ट जो हम लोगों ने किया बेटा वो 150 किया, तो कितना आएगा -50। तो एक्सपोर्ट कितना हो गया, -50। अगर आपको एक्सपोर्ट ना देके, सिंपल बातों भाषा में बोलूँ आपको, अगर एक्सपोर्ट ना देके इंपोर्ट कभी भी दिया रहे तो आप माइनस पे लिख देना, बात खत्म। एकदम सिंपल है, आपको आंसर लाना है ना, तब भी समझना है, जितना समझ लो, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस कर दो। अगर इंपोर्ट दिया है इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने एक्सपोर्ट कम किया है और इंपोर्ट ज्यादा हुआ, इसलिए माइनस में आ रहा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, इसलिए इंपोर्ट लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 9 4 13, 1300, 13 तो 15, 15 50, 50 माइनस करो 1520 करोड़, कितना आ रहा है, 1520 करोड़। तो जीडीपी एमपी कितना आ रहा है बेटा जी हम लोग का, 1520 करोड़। 20 करोड़ कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट जो है आपकी वो करोड़ में, जिसमें दिएगा उसमें लिखोगे, लाख में देगा तो लाख में लिखोगे। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। अब जब जीडीपी एमपी निकल गया तो क्वेश्चन में पूछे क्या है आप लोगों से, नेशनल इनकम। बोले है कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी निकालना है और निकालते हैं, यहाँ लिखो एनएनपीएफसी इक्वल टू कि जीडीपी एमपी पता है तो यहाँ पे लिख लो जीडीपी एमपी। अब कर दो इसका कन्वर्जन ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट जाओगे तो क्या करोगे, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो क्या करोगे, जल्दी बोलो, प्लस NFIA। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद हो गया तो काम खत्म। पी से पे कुछ नहीं, एमपी से एफसी जाओगे, एफसी से एमपी जाओगे तो प्लस NIT, और एमपी से एफसी जाओगे तो क्या करोगे, उल्टा, तो माइनस NIT। समझिए, निकालो जीडीपी एमपी कितना पता आपको, 1520 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो लिखो 20। NFIA कितना दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, ये दिया हुआ है, कितना है, -40। इसको भी लिख लो भाई, माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस में था, प्लस माइनस माइनस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, NIT 100, कितना दिया है, 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, ये 1520 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 40 मिला के 140, 20 मिला के 160, माइनस में कितना आएगा, 160, माइनस 160। समझ रहे हो ना कैसे आया भाई, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 40 20 ऐड किया 60 हो गया, 60 में 100 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 160। माइनस माइनस प्लस करने आता होगा ना, सबको ऐड किया 160 आया, बट आंसर माइनस में आया, क्यों, क्योंकि सबकी वैल्यू निगेटिव थी। तो अब 1520 में 160 माइनस करो, कितना आएगा, 1520 में 160। और करते हैं भाई, 0 में से गए 0 0, 12 में से 6 से कितना बचेगा 6, 4 में से 1 गए 3, 1 का 1, कितना आएगा 1360 करोड़। दिस इज योर आंसर। NNPFC कितना आया बेटा, 1360 करोड़। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी की पुरानी बुक है और या नई भी है, अगर नई में मैंने देखा नहीं, मेरी पुरानी है, पुरानी बुक में मेरे में 1410 करोड़ दिया हो, अगर आप लोग भी किसी बुक में दिया है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि बेटा ये इन्होंने चेंज इन स्टॉक बाय मिस्टेक ऐड कर लिया, ये मिसप्रिंट है, शायद न्यू बुक में सही हो गया है, नहीं सही हुआ है तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो चेंज स्टॉक ऐड नहीं होता, चेंज स्टॉक कब ऐड होता है, जब यहाँ पर कैपिटल की जगह फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब ऐड होगा। ठीक है, इन्होंने कंसीडर कर लिया है, इसलिए आपका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है, बट आपका आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो बेटा हम लोगों ने नेशनल इनकम में दो मेथड थे हमारे, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उसको अच्छे से समझ लिया और उसके कई क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 75% उम्मीद है कि उन दोनों में से ही आएगा, बट 25% हमें रिस्क तो लेना नहीं है। तो 25% उम्मीद है कि जो तीसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से भी क्वेश्चन आ सकता है उम्मीद है, बट ज़्यादा उम्मीद इनकम और एक्सपेंडिचर से, बट है तो इसको भी सीख के जाना, ये नहीं कि उसको सीख लिया तो इसको नहीं करोगे, ठीक है। तो ये भी एक बच्चा था जिसको आज मैं करा रहा हूँ, आपका नेशनल इनकम चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। शुरू के 4 चैप्टर बच्चे हैं, 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो डे टू डे 5 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगे। 10 तारीख बोला, 10 तारीख से पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स तीनों का। टेंशन मत लेना, बस अच्छे से पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों को कैसे क्या चीजें निकालनी है। तो वैल्यू एडेड मेथड में अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। पीएस का मतलब क्या है यहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर। फिर इसमें ऐड करोगे ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर, ऐसे मतलब सेकेंडरी सेक्टर। और फिर तीसरा ऐड करोगे ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शियरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों की ग्रॉस वैल्यू को ऐड करोगे। और जब आप ऐड करोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को, तो आपको मिल जाएगा GVAMP, इसको मतलब बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब माइंड में आ रहा होगा सर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड तो कोई एग्रीगेट था ही नहीं, तो बेटा इसी को हम लोग GDPMP भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो जब ये तीनों चीजों को ऐड करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा क्या, GDPMP। क्या मालूम चल जाएगा, GDPMP। और अगर आपको GDPMP मालूम चल गया तो आपसे कुछ भी पूछ ले, नेशनल इनकम, NNPFC, तो निकाल देना। अगर आपसे बोले कि GDPMP आपको पता है, आप निकाल के दिखाओ GNPFC, तब भी निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे भाई, क्योंकि आपको कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, और कन्वर्जन ग्रॉस से ग्रॉस कुछ होगा नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल होगा, प्लस NFIA, P से AP कुछ होगा नहीं, MP से FC माइनस NIT। अगर ये आप कर लेते हो कन्वर्जन तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेन काम क्या, आपको ये तीनों चीज़ ऐड करोगे। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा GDPMP। क्या मालूम चल जाएगा, GDPMP। और जब आपको ये मालूम चल जाएगा तो आप कोई भी चीज़, कोई भी एग्रीगेट पूछेगा आप निकाल के खत्म कर दोगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। कोई बच्चा पहली बार आया, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कन्वर्जन की वीडियो देखे पहले और लाइन टू लाइन वीडियो देखे, उसको इजीली समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, और आप लोग के लिए स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए आप लोग रेडी रहना। वीडियो आज शाम तक उसकी भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसको रफ करूँ, ठीक है। देखो रफ नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो आपको GDPMP मालूम चल गया। अब लेकिन कोई पूछे, कभी भाई सिंपल तो क्वेश्चन देगा नहीं इतना, तो बोलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड है, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगा कैसे। तो अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना होगा तो यहाँ पे लिखो ग्रॉस वैल्यू एडेड, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर का हो। मान लो प्राइमरी सेक्टर का है तो ये आपको वैल्यू दी रहेगी वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट दी रहेगी, पुट कर देना माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, समझे। तो अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की वैल्यू दी हुई है तो पुट कर दो, लेकिन अगर नहीं दी है तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू दी होगी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू लिखना, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा उसको लिखना। जो वैल्यू आएगी वो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर। अगर सेकेंडरी सेक्टर वही सेम, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। टर्शियरी सेक्टर के लिखना तो लिखना ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शियरी सेक्टर इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को। किसको, सेल्स और उसमें चेंज इन स्टॉक जो भी होगा उसको, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मालूम चल जाएगा। और कोई बोले भैया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है जो भी आपको वैल्यू मिल रही है ना, तो जो भी आप बना रहे हो, तो बनाने में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको बनाने में जो सामान का यूज हो रहा है उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अगर लकड़ी बना रहे हैं, बोर्ड बना रहे हैं, तो बोर्ड बनाने में जो चीज यूज हो रही है मटेरियल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन तीनों चीजों को ऐड करोगे आपको जीडीपी एमपी मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं पता है भाई, तो आप क्या करोगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करोगे। ठीक, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करोगे आप। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराता हूं, क्लियर हो जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया? रफ करूं? चलो जल्दी से रफ करते हैं भैया, और जल्दी से चैप्टर क्वेश्चन करा के आप लोग को इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं ना, और वीडियो में डालता जाऊंगा क्वेश्चंस की अलग के लिए। आपने देखा हुआ पेन टैब से मैंने कई वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 11। कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो वहां पे दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर। अब ये बताओ यहां पर क्या लिखा है? ऐसे लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, हाँ कि ना? फिर दूसरा तीसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर। ये दिख रहा है आप लोग को? कितना कितना दिया हुआ बोलो जल्दी से। आपको दिया है 200, 250, 300, 200, 250 और फिर 300, ये चीज दी हुई है। ठीक है, उसके नीचे दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ, इसको लिख दे रहा हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आपको दिया हुआ है भाई, कंजम्पशन। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, तीनों को दिया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, फुल फॉर्म तो क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा ना, तो टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी का है 50, सेकेंडरी का है 60, और टर्शरी का भी बेटा कितना है? 60 ही है, 60 ही है। ठीक है, और उसके तो आपको दिया हुआ है, चौथा ये था, ये पांचवा है, NFIA दिया हुआ है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दो चीजें और दी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन। NIT दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, फिर जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो NIT, डेप्रिसिएशन, NFIA कितना है? -15, -15। NIT कितना है? 25 और 20। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिख रहा है? अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है, लेकिन और हमें क्या निकालना है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है निकालने का इससे? तो इसका होता है जीडीपी एमपी। अगर हम लोग जो भी आपका ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है वैल्यू एडेड, इसको ऐड कर देंगे तो हमें जीडीपी एमपी तो मालूम चलेगा। और जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शरी सेक्टर। ये तीन चीज आपको पता होगी बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई आपको यहां पर एक चीज दिया है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिखा है, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड तो दिया ही नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था निकालना, देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? कितना है वैल्यू ऑफ आउटपुट? फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 200 प्राइमरी सेक्टर का, और प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है बेटा? 50। 250 माइनस करो कितना आएगा? 150। ठीक है, समझ में आ रही है? उसके बाद आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड का सेकेंडरी सेक्टर। फॉर्मूला वही वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसका कितना है वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर का? 250 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है बेटा? 60। 250 में 60 माइनस करो कितना आएगा? 190। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है टर्शरी सेक्टर का? 300
माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, खुल जा सिम ये है 60, ठीक है। तो 360 के कितना बचेगा 240, ये समझ में आया। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर कितना है बेटा 150, सेकेंडरी सेक्टर 190 और ये 240। तो ऐड करो यहाँ पे वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर 150, सेकेंडरी सेक्टर 190 और टर्शियरी सेक्टर 240, तीनों को ऐड करो कितना आएगा, कोई बताएगा। 290 इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 0, 9 में 5 ऐड किया, 14 का 4 करिए 1 340 प्लस 240, अब ऐड करो कितना हो जाएगा 3 2 5 580 और इसमें यूनिट आपको दिया है करोड़ में, कितना आएगा 580 करोड़, 580 करोड़। यहां से समझ में आई बात, यहां तक ठीक है, क्लियर। अब इसको रफ करो, ये समझ में आ गया था कैसे निकाला ये ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला था एनएनपीएफसी निकालना है, यानी कि नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालना तो लिखो एनएनपीएफसी, ठीक है, इक्वल टू आपको जीडीपीएमपी पता है तो आप यहां लिख लो जीडीपीएमपी, कन्वर्जन आता है ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, पी से पी कुछ होता नहीं, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। पुट द वैल्यू, जीडीपी एमपी कितना है अभी निकाला 580, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा ये 20, एनएफआईए कितना है -15, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 25, तीनों के तीनों माइनस में, 580 वैसे ही लिखो और तीनों को ऐड कर लो, माइनस 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 सब ऐड ही होगा। 20 15 ऐड किया कितना होगा 35, 35 में 25 45 55 60, 580 में माइनस करो 60, माइनस क्यों लगा क्योंकि बड़ी गिनती हमेशा माइनस निगेटिव में होती है। 580 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 520 करोड़। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो सिंपल सा काम है, आपको जब भी करना है ग्रॉस वैल्यू निकालना है, उसमें निकालने के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको मिलता जाएगा, फिर जितना आएगा उसको कन्वर्ट कर देना जिसमें बोलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कभी एनएनपीएफसी की जगह पे आपसे बोल दे भैया कि जीएनपीएफसी निकालो, तो आप इसका कन्वर्जन कर लेना। जीएनपीएफसी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीडीपीएमपी, आपको पता ही है, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। ग्रॉस से ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, पी से पी सेम, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल लेना, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो कोई भी एग्रीगेट पूछता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है लो स्क्रीनशॉट, ठीक।